नमस्कार दोस्त, मैं आदित्य रंजन और आप लोगों का फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में क्लास 10th की हिस्ट्री का कुछ ऑब्जेक्टिव्स और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग डिबेट किए थे, तो आज फिर आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ। क्लास 10th का हिस्ट्री और चैप्टर फर्स्ट का MCQ यूरोप में राष्ट्रवाद, क्योंकि हम लोगों ने यह ठाना है कि बिहार के हर बच्चे को मैट्रिक में बेहतर अंक दिलाना है, वो चाहे गांव में हो, कहीं भी रहे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कि आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कितने ज़बरदस्त अंक हासिल होते हैं, क्योंकि हमारे कोचिंग से पढ़ने वाले बच्चे लगातार टॉप कर रहे हैं। अब आइए, अब आपकी बारी है। बिना देर किए हम लोग अपने क्वेश्चंस को डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। यानी जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं, ये दोनों के लिए बेनिफिशियल हो, दोनों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने चीज़ों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? द विच कंट्री इज कॉल्ड द सिकमैन ऑफ यूरोप? तो आप लोगों को पता होगा कि पहला का आंसर होगा बी, तुर्की। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। और जिस तरह से अभी इजराइल और ईरान का वार चल रहा है और यूरोप जिस तरह से इन्वॉल्व हो रहा है, तो आने वाले एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन आपको ज़रूर आएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो आंसर है तुर्की। दूसरा है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? विच कंट्री हैड कंप्लीट डोमिनेशन ओवर हंगरी? इसमें आंसर आ जाएगा ऑस्ट्रिया, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ऑस्ट्रिया ने हंगरी पर अपना पूरा अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज ए मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब? निम्नलिखित में से कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? तीसरा नंबर का क्वेश्चन, ये कोई और नहीं, अपना ही टीपू सुल्तान है। याद आया टीपू सुल्तान का नाम? वो स्वतंत्रता के वृक्ष भी लगाए थे श्रीरंगपट्टनम में, याद कर लें आप लोग, और वो जैकोबिन क्लब के सदस्य भी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन, हीगेल कहाँ का दार्शनिक था? चौथा, वेयर वाज द फिलोसफर हीगेल फ्रॉम? चौथा का आंसर हो जाएगा सी, जर्मन फिलोसफर थे। हीगल कौन थे? जर्मन दार्शनिक थे। और इनका जो योगदान है यूरोप में बहुत ज़्यादा है। इसे हम लोग अगले क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, कार्बोनरी। कार्बोनरी क्या था? तो उग्र राष्ट्रवादी संगठन था नामक गुप्त संस्था की स्थापना किस देश में की गई थी? इन विच कंट्री वाज द सेक्रेट ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड कार्बोनरी एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड? कितने नंबर का? 5 नंबर के क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो कार्बोनरी की स्थापना इटली में हुई थी। क्लियर है? अब आते हैं छठ। तो 5वां नंबर का क्वेश्चन था क्या दोस्तों? 5वां नंबर की क्वेश्चन पर बात करते हैं। कार्बोनरी, कार्बोनरी उग्र राष्ट्रवादी संगठन नामक गुप्त संस्था की स्थापना किस देश में की गई थी? तो इसको इंग्लिश में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, इन विच कंट्री वाज द सेक्रेट ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड कार्बोनरी? कार्बोनरी क्या था? एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड। तो ये कहाँ फाउंड किए गए थे? तो ये आप लोगों को पता होगा, ये इटली में फाउंड किए गए थे। कार्बोनरी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ काम कर रहा था? इटली में काम कर रहा था। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 की जब हम लोग बात करते हैं तो आइए क्वेश्चन नंबर, फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राज की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? देखिए क्या ज़बरदस्त स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट पूछा जाता है, कंटिन्यू पूछा जाता है। और क्वेश्चन है कि विच किंग ऑफ फ्रांस हैड सेड वुड प्रेफर टू
चॉप वुड रेदर देन रूल लाइक द इंग्लिश किंग। इसका आंसर हो जाएगा लुइस नेपोलियन। लुई नेपोलियन का यह स्टेटमेंट था, जिन्होंने यह कहा था कि हमें अंग्रेज़ों की गुलामी से ज़्यादा बढ़िया लकड़ी काटना ज़्यादा पसंद है। आइए 7वां नंबर के क्वेश्चन पर हम आते हैं। कार्बोनरी की स्थापना किस देश में हुई थी? किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका ऑप्शन आप देख लीजिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1830। एक बार फिर से क्वेश्चन को चेक कीजिए, क्या है क्वेश्चन इंग्लिश में। हाँ, इन विच ईयर वाज कार्बोनरी फाउंडेड? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1830। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 8वां नंबर का क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। 7th हो गए हैं, 8 क्वेश्चन। सेल्सविग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? यह दोनों प्रांत थे और जब एकीकरण जर्मनी और इटली का एकीकरण हो रहा था, उसी दोनों से यह क्वेश्चन है कि जर्मनी और इटली में से यह कहाँ का था? सेल्सविग और होल्स्टीन। सेल्सविग एंड होल्स्टीन आर रिलेटेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ विच कंट्री? याद आ गया, ये हो जाएगा यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यानी इटली के एकीकरण से। कोई दिक्कत? आगे की बात करते हैं। अब हम लोग आते हैं 9वां क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन में है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? कौन सा ऐसा देश था जो कि यह नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो? तो इसमें आपको पता है कि ऑस्ट्रिया, और क्योंकि ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था मेटरनिख, वह घोर प्रतिक्रियावादी था और वह चाहता था कि पुरानी व्यवस्था बनी रहे, इसलिए वह इटली और ऑस्ट्रिया के, इटली और जर्मनी के एकीकरण के खिलाफ था। कौन था? तो ऑस्ट्रिया। क्लियर? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ओके, वेयर डिड द वॉर बिटवीन फ्रांस एंड प्रसिया टेक प्लेस इन 1870? तो ये हो जाएगा आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, क्वेश्चन है ये, सेडोन। सेडोन का युद्ध में फ्रांस और प्रसा के बीच 1870 में सेडोन का युद्ध हुआ था। तो ठीक है, आप लोग लगातार मेरे साथ बोलते रहेंगे तो आपका रिवीजन भी होते जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर 11th नंबर का क्वेश्चन देख रहा हूं मैं कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था, ये फिर से रिपीट हो गया है, कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना मैं अधिक पसंद करूंगा। विच किंग ऑफ फ्रांस had said I would prefer to chop wood rather than the rule like the Englishman? इसका तो हम लोग डिस्कशन कर ही लिए हैं। लुइस नेपोलियन इसका आंसर होगा। लुई नेपोलियन ने कहा था कि मैं लकड़ी काट लूँगा लेकिन इंग्लिश राजा अंग्रेज़ों का गुलामी नहीं करूँगा। 12वां क्वेश्चन है, 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है? विच एरा इज कॉल्ड द 19th सेंचुरी? तो 19वां नंबर का क्वेश्चन जो है उसका आंसर हो जाएगा, किस नंबर का क्वेश्चन था ये? 12। 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता था? विच एरा इज द कॉल्ड 19th सेंचुरी? तो आप देखिए ऑप्शन इसमें क्या सब है। ऑप्शन है नव उदारवाद का युग, पूंजीवाद का युग, समाजवाद का युग और उदारवाद का युग। द एरा ऑफ न्यू लिबरलिज्म, the era of capitalism, the era of socialism, the era of liberalism। इसमें आंसर आ जाएगा 12 का आंसर आ जाएगा ए, नव उदारवाद का, द एरा ऑफ न्यू लिबरलिज्म का यह समय चल रहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 13 क्वेश्चन, 13 नंबर का क्वेश्चन है, सेडोवा के युद्ध में सेडोन और सेडोवा, ये बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में रखना है आपको और यहाँ से लगातार प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ सेडोवा? सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार हो गई थी। ठीक, और यहाँ से ऑस्ट्रिया कमज़ोर होना शुरू हो गया था। तो सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की पराजय। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, कार्बोनरी क्या है? हाँ, व्हाट इज कार्बोनरी? कार्बोनरी एक गुप्त संगठन था, क्रांतिकारियों का संगठन था। अब आप लोग ऑप्शन में खोज सकते हैं कि इटली में क्रांतिकारियों का संगठन था कि जर्मनी में क्रांतिकारियों का संगठन था, तो क्या हो जाएगा? कार्बोनरी इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 15th नंबर की क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सब यूरोप के राष्ट्रवाद में आपको पूछा जाता है कि व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट साइंड? तो इसका आंसर हो जाना चाहिए, होगा 1871। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हो गई। और आप लोग लगातार अगर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं तो आपको वो सारा यूरोप में राष्ट्रवाद, इटली में क्या क्या घटनाक्रम हुई, जर्मनी में क्या क्या घटनाक्रम हुआ, और कौन कौन युद्ध हुआ, कौन कौन संधि हुई, कौन कौन समझौते हुए, ये सारी चीज़ें आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में। हाँ, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट साइंड? इन 1871। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, 18 के बदले 19 हो गया है, लेकिन आप लोग ध्यान रखें, यहाँ 1935 के बदले आप लोग इसे 1835 करें। आगे के वीडियोज में मैं इसे सही करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो क्लियर हो गया कि क्वेश्चन क्या था, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? तो 1935 नहीं, 1835 कर देना है। ओके, 17 नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं, मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिख जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, वो कहता है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द मेटरनिख सिस्टम? तो मेटरनिख सिस्टम का हमने अभी अभी बात करके बताया है कि उनकी इच्छा थी, मेटरनिख का उद्देश्य था कि पुरानी व्यवस्थाओं की पुनर्स्थापना, यानी रीस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड सिस्टम। वह नई व्यवस्था का घनघोर विरोधी था। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हंगरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती थी? तो हंगरी की अधिकांश जनता, विच लैंग्वेज वाज द स्पोकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ हंगरी? इसमें हो जाएगा आंसर मैग्यार। हंगरी की अधिकांश जनता मैग्यार भाषा बोलती थी। ओके, यहाँ पर ऑप्शन बी में है आपका मैग्यार। नेक्स्ट 17, 18 क्वेश्चन हो गया। 19 के पास हम लोग आते हैं, मेटरनिख कौन था? ये तो अभी हम लोग लगातार क्लास कर रहे हैं, तो आप लोग बता ही देंगे। मेटरनिख, हाँ, चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, यानी ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो बताइए, आप लोगों को केवल सुन ही रहे हैं, देख भी रहे हैं कि क्वेश्चंस याद भी होता चला जा रहा है। ठीक, अब आते हैं 20, नेपोलियन संस्था किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन कोड। ठीक, इन विच वेयर वाज द नेपोलियन कोड इम्प्लीमेंटेड? इन कह सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 1791 में नेपोलियन कोड लागू किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 21 क्वेश्चन कहाँ चला गया भाई रे? नीचे आ जा। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा इससे पहले भी हम लोग चेक कर लिए हैं, यह क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है। हाँ, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ हंगरी? तो ऊपर करता हूँ और बताइए आप लोगों को क्या लग रहा है? मैग्यार। तो मैग्यार आ गया। हंगरी के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मैग्यार भाषा बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है? हु सेड? किसने यह कहा कि व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज ए कोल्ड? तो ये बातें आप, हाँ, मेटरनिख का यह स्टेटमेंट है। ओके, ठीक, तो किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है? हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीज दैट रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड?
तो ये स्टेटमेंट है 22वां नंबर का क्वेश्चन जो है, ये स्टेटमेंट मेटरनिक का है। हाँ, मेटरनिक का ही कहना था कि जब फ्रांस छींकता है, हाँ अभी आप देख रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच में थोड़ी सी गड़बड़ बातचीत चल रही है। तो वो फ्रांस अब उतना ज़्यादा मजबूत नहीं रहा जितना कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में था। तो फ्रांस जब छींकता है तब पूरे यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। ये स्टेटमेंट किसका था? मेटरनिक का था। ठीक, 23 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं 23 क्वेश्चन में, हाँ, कि हाउ मेनी कोड्स वेयर देयर इन द नेपोलियन कोड। नेपोलियन कोड में कुल कितनी धाराएं थी? आर्टिकल समझते हैं, अनुच्छेद समझते हैं। हाँ, तो आर्टिकल इसमें कुल मिला के नेपोलियन ने अपने कानून में कुल 5 धाराएं जोड़ी थी, कुल 5 कोड थे। ओके, तो याद हो जाएगा नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो कुल 5। हाउ मेनी कोड्स वेयर देयर इन द नेपोलियन कोड? तो देयर वेयर 5 कोड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय सभ्यता का पलना। पलना समझते हैं, जिस पर बच्चे लोगों को हम लोग झुलाते हैं। तो यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पलना, हम लोग एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। विच प्लेस इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन की बात जब हम करते हैं तो यूनान से यूरोप की सभ्यता की शुरुआत होती है, इसीलिए आंसर हो जाएगा बी, यानी ग्रीस। हाँ, ग्रीस को ही हिंदी में यूनान कहते हैं, जैसे इजिप्ट को हिंदी में मिस्र कहते हैं और इंडिया को हिंदी में हम लोग हाँ भारत कहते हैं। तो यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? यूनान को। 25 नंबर का क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी? देखिए, ये राजतंत्र के समाप्त होने के संकेत आ रहे हैं। हाँ, विच इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस हाँ सेंटेंस्ड लुई 16 एंड हिज क्वीन टू डेथ। तो 25 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा? नेशनल असेंबली। यानी नेशनल असेंबली ने यह डिसीजन दिया कि लुई 16वां और उसकी पत्नी को फांसी की सज़ा दे दी जाए। और जब क्लास में आपको बताया जाएगा, वो सब सारी कहानियाँ बताई जाएगी, कैसे पोलो ग्राउंड में वो सारे लोग जमा हुए, कैसे फ्रांस की क्रांति को आगे बढ़ाए, वो सब सारी बातें हम लोग हाँ इसी चैनल पर इसी क्लास में जानते रहेंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रोमानीवाद क्या था? व्हाट इज रोमांटिसिज्म? रोमांटिसिज्म, रोमांस यानी मजा आना। हाँ, एक समय में यूरोप में जब पुनर्जागरण हो रहा था, वहाँ पर नए नए लिटरेचर, नए नए आर्ट, नए नए कलाकार सब जन्म ले रहे थे और वो लोग रोमांस को आगे बढ़ा रहे थे। इसकी भी बातचीत हम लोग करेंगे। उसी को हिंदी में कहा जाता है रोमानीवाद या व्हाट वाज द रोमानिज्म। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा एक सांस्कृतिक आंदोलन था, क्योंकि यह लिटरेचर में, आर्ट में, ड्रामा में, म्यूजिक में हर तरफ यह इनका इंटरवेंशन हो रहा था। इसीलिए व्हाट वाज द रोमानिज्म? तो एक कल्चरल मूवमेंट। रोमानीवाद क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन था। उसके बाद आता है 27 नंबर का क्वेश्चन। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? इन विच ईयर वाज द एक्ट ऑफ यूनियन पास्ड? 27 का ऑप्शन देखिए आप लोग। हाँ, 27 का आंसर हो जाएगा 1707। 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ? 1707। ऑप्शन बी में आप आराम से टिक लगा सकते हैं। काबूर कौन था? काउंट काबूर, याद आया? इटली और यूरोप की जब आप राष्ट्रवाद पढ़ेंगे तो बिना काउंट काबूर का वो चीज़ पूरा नहीं होगा। तो काबूर कौन था? तो 28 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, क्योंकि इटली के यूनिफिकेशन में काउंट काबूर का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। अगर काबूर नहीं होते तो आज हम इटली को एक नहीं देख सकते थे। ओके, इसका भी आंसर क्लियर है। अब आते हैं 29 नंबर के क्वेश्चन पे। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ठीक, तो जो सब यूरोप की सभ्यताओं का पलना था, जहाँ यूरोप की सभ्यताएं पली बढ़ी
और पल्लवित पुष्पित हुए, तो वही जगह यूरोपीय साहित्य का भी ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत था। तो आंसर आराम से आ जाएगा कौन? ग्रीस यानी यूनान। और अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, 30 नंबर का क्वेश्चन। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मुझे नहीं लगता है कि अगर आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको बिहार बोर्ड में किसी भी सब्जेक्ट में, ये तो अभी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी रहेगा, पॉलिटी, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उर्दू, एक भी सब्जेक्ट में अगर आप हमारे चैनल के साथ बने रहते हैं तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि मैट्रिक में आपका परफॉर्मेंस ज़बरदस्त होगा। और अगर बढ़िया नंबर आ जाएगा तो ऑनलाइन मिठाई भी खिला देना आप लोग। ओके, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। युवा इटली संस्था का विकास किया किसने किया? युवा इटली, यंग इटली ऑर्गेनाइजेशन वाज डेवलप्ड बाय, तो जोसेफ मेजिनी। कौन? जोसेफ मेजिनी। तो यूरोप में राष्ट्रवाद 10वां क्लास का ये पहला चैप्टर। कल भी हमने कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया। आज हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिबेट किए हैं। इस क्वेश्चन को लगातार सुनिए, उसके बाद आपको पूरा का पूरा यूरोप में राष्ट्रवाद किस तरह से आगे बढ़ा और उसका क्या क्या सीक्वेंसेस थे, क्या क्या घटनाक्रम थी, और यूरोप के राष्ट्रवाद का भारत के राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा और किस तरह भारत की स्वतंत्रता आंदोलन आगे बढ़ा, वो सब सारी चीज़ों की बात हम लोग करेंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए और एंजॉय करते रहिए। ओके, धन्यवाद।